की शुरुआत काफी शानदार रही है और इस महीने का ये पहला ट्रेडिंग सेशन है। 2 तारीख को कल मार्केट बंद थी और बहुत ही शानदार तेजी के साथ मार्केट खुली है। लगभग 1% के आसपास खुलते खुलते मार्केट ऊपर चली गई, लेकिन 24,600 का लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम किया और वहां पहुंचते पहुंचते लोगों को लगा कि काफी मार्केट ने जंप दे दिया है, तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। अब आज का जो हाई है उसको मेंटेन कर पाती है क्या? मार्केट ऊपर की तरफ ही जा पाती है? अगर ब्रेक कर देती, लेवल ऊपर निकल जाती तो बहुत बढ़िया रहता। लेकिन अगर नीचे की तरफ भी आती है तो 24,300 का लेवल है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग लेवल अब तो बन ही चुका है जब मार्केट वहां से ऊपर की तरफ जाने को तैयार है। तो ये टोटल निफ्टी 50 के हालात हैं और निफ्टी 50 को सपोर्ट कर रहा है ग्लोबल स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। आज काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है ग्लोबल। यूरोप के अंदर भी तेजी है, यूएस के अंदर भी तेजी हुई है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में काफी अच्छा रहा है। एंड एशियाई बाजारों की तो क्या ही बात करें, पूरा का पूरा एशिया खुशी में झूम रहा है, पूरा ग्रीन हुआ पड़ा है, हर तरफ तेजी का माहौल है। कल जो कुछ मार्केट्स खुले हुए थे वहां पे भी तेजी का ही माहौल था। तो टैरिफ वाली निगेटिविटी लग रहा है जैसे ग्लोब से एक तरीके से हट चुकी है और इसका इफेक्ट हमें मार्केट पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम इंडिया स्पेसिफिक भी बात करें तो निफ्टी तो हमारा लेस देन 1% अप है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी तो एक टाइम पे 1.5% तक चढ़ा हुआ था। तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट बंद होते होते हो सकता है ऊपर चली जाए शाम आते आते मार्केट। इसके अलावा सपोर्ट जो इसको कर रहा है, क्रूड ऑयल का गिरना बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। कुछ थोड़ी बहुत रिकवरी आई है, लेकिन अभी भी बिलो 60 ही है क्रूड ऑयल। गोल्ड के अंदर भी थोड़ी बहुत रिकवरी आई है, लेकिन अभी भी वो 3250 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो गोल्ड और क्रूड ऑयल के अंदर से, मतलब क्रूड ऑयल काफी ज्यादा गिरा है, वो फायदा है। और गोल्ड के अंदर से काफी पैसा निकला है, वो भी काफी फायदा करेगा स्टॉक मार्केट को। और यही सब जो रीजन है वो सपोर्ट करे मार्केट को। एक जो बड़ा रीजन मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पे, जो रुपी है, लास्ट टाइम मतलब सितंबर अक्टूबर के आसपास 83 रुपीज के आसपास ट्रेड करती थी। मतलब कहाँ 87 प्लस चली गई थी गिरते गिरते, अभी वापस रिकवर हो के 83.9 के आसपास आ चुकी है। तो बहुत ही जबरदस्त रिकवरी रुपी ने दिखाई है पिछले 1-2 महीने में। और इससे सीधा सीधा फायदा, मतलब सीधा सीधा अगर इन्वेस्टमेंट बेसिस पे देखें तो फायदा एफआईआईज को मिल रहा है, क्योंकि रुपी जब रिकवर करती है तो उनके रिटर्न्स बढ़ जाते हैं। और ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट होता है कि रुपी अगर बहुत तेजी से डिप्रिसिएट होने लगती है तो एफआईआईज अब नहीं पैसा डालना चाहते या पैसा निकाल लेते हैं डाला हुआ। और रुपी स्ट्रांग होता है तो वो मतलब इन्वेस्टमेंट करते हैं, भरोसे के साथ अपना इन्वेस्टेड रहते हैं। तो ये चीजें हैं जो कि मार्केट को अफेक्ट कर रही है और पॉजिटिवली इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए यहाँ पे काम कर रही है। अब हमें क्या समझना है? हमें ये समझना है कि हमें फियर ऑफ मिसिंग आउट में नहीं पैसे बहुत ज्यादा डालने हैं। किसी भी रीजन से आपने पैसे अपने घर पे बचा के रखे हुए लमसम आपने नहीं किया है तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है। मार्केट हर थोड़े टाइम पे मौका देता है इन्वेस्ट करने का। क्लियर है? कोई ना कोई रीजन आते रहता है और उस रीजन से मार्केट के अंदर में पैनिक सेलिंग आते रहती है और देता है मार्केट गिरावट पे मौके। तो या तो आप स्टेगर्ड वे में वीक बाय वीक करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या तो जो एसआईपी चल रही है उसी को बढ़ा सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा पैसा गलती से बेच बाच के, बहुत सारे लोगों ने रखा हुआ है बेच बाच के बहुत सारा पैसा, म्यूचुअल फंड ही बेच लिया या कहीं और कहीं से पैसा लिया है, बहुत सारे लोग पैसा रखे हुए हैं और 18,000 निफ्टी जाने का इंतजार कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि चाहे 18,000 जाए, चाहे 12,000 जाए, चाहे 15,000 जाए, चाहे 25,000 जाए, अपना एसआईपी चलाते रहो। या फिर बहुत ज्यादा पैसा है तो वीकली बेसिस पे उसको इन्वेस्ट करते रहो, ताकि न बहुत ज्यादा डर हो, न बहुत ज्यादा पैनिक हो, न बहुत ज्यादा ग्रीड हो, न ज्यादा फियर हो, कुछ परेशानी ना हो। क्योंकि ये सब बिहेवियर इंसान के अंदर होते ही हैं, चाहे इंसान कितना भी समझदार हो जाए, कितना भी फाइनेंस को ही पढ़ ले, लेकिन फिर भी ये सब फैक्टर कहीं ना कहीं बने रहते हैं। उम्मीद है इतना सब कुछ जो चीजें हैं वो आपको समझ में आया होगा। 23,600 लेवल से जब मैं मार्केट देख रहा था, वहां पे जो बियर्स है वहां पे हावी होने की कोशिश कर रहे थे और वहां पे प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी आ रही। अब यहाँ पे एक पोर्टफोलियो हम डिस्कस करेंगे, सुभाष जी का, सुभाष समांता जी का पोर्टफोलियो है। और पोर्टफोलियो जो मुझे मिलते हैं, आप लोग बात करते हो फेसबुक पे पोर्टफोलियो के बारे में, मैसेज में या कमेंट में भी बात करते हो। आप लोग कहते हो कि
मेरा वीडियो देख के आपने पोर्टफोलियो बनाया, लेकिन जब मैं पोर्टफोलियो देखता हूं तो मेरा वीडियो देखा हुआ तो वो पोर्टफोलियो रहता नहीं है। जैसे ये पोर्टफोलियो अगर देखते हैं तो 20 से 25,000 इनकी इनकम है महीने की, 5,000 की एसआईपी कर रहे हैं कॉन्ट्रा फंड में एसबीआई के, 1,000 एसबीआई में एज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि सब लोग कॉन्ट्रा में एसबीआई के ही करते हैं, सीधा कॉन्ट्रा लिखा है। एसबीआई स्मॉल कैप में 2,000, बंधन मिड कैप 1,000, निप्पॉन इंफ्रा एंड पावर में 1,000। तो कॉन्ट्रा स्मॉल एंड मिड तक तो सही है, लेकिन ये जो थीमेटिक फंड है, इंफ्रा एंड पावर थीम पे बना जो ये फंड है, मैं तो हमेशा थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करने से मना करता हूँ। तो फिर मेरा वीडियो देख के बनाया हुआ पोर्टफोलियो कहाँ हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। लमसम जो किया हुआ है वो बंधन स्मॉल कैप में, मोतीलाल स्मॉल कैप में, उसके बाद मोतीलाल डिफेंस फंड में, उसके बाद कैपिटल मार्केट इंडेक्स फंड में, फिर टाटा मिड कैप, फिर महिंद्रा मिड कैप एंड फिर HSBC इंडिया एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी एंड SBI इनोवेटिव। इन सब फंड में मैंने बोला है कि इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे इसी पोर्टफोलियो की बात करते हैं, क्या क्या गलती है इस पोर्टफोलियो में। सबसे पहले तो बहुत सारे सेक्टोरल एंड थीमेटिक फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लिया गया है और मुझे ये भी पता है कि बिना एनालिसिस के ये इन्वेस्टमेंट किया गया है। दूसरा, यहाँ पे लमसम के लिए अलग फंड रखे गए हैं, SIP के लिए अलग फंड रखे गए हैं। कोई सेंस बनाता है ये बात? कोई सेंस नहीं बनाता। जैसे अब मैं बताता हूँ कि क्या करूंगा अगर मैं होऊंगा। अगर मैं रहूंगा और इस पोर्टफोलियो को मुझे अपने अकॉर्डिंग ठीक करना होगा, तो सबसे पहले तो मैं अपने गोल्स सेलेक्ट करूंगा और नंबर ऑफ गोल्स जितने हैं और जिस जिस टाइम पीरियड पे है उसके अकॉर्डिंग मैं डाइवर्सिफाइड फंड सेलेक्ट करूंगा और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करूंगा और सेक्टोरल एंड थीमेटिक से दूरी बना के रखूंगा। ये बहुत जरूरी है समझना। सबसे ज्यादा हानि और सबसे ज्यादा बिकवाली करवाने के पीछे रीजन सेक्टोरल थीमेटिक फंड का ही होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास कॉन्ट्रा फंड जो है वो डाइवर्सिफाइड फंड है, स्मॉल कैप फंड जो डाइवर्सिफाइड फंड है, मिड कैप फंड डाइवर्सिफाइड फंड है। इसके अलावा जो इंफ्रा एंड पावर फंड है, इनोवेटिव फंड है, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी है, डिफेंस है, ये सब सेक्टोरल एंड थीमेटिक फंड्स हैं। तो इनसे दूरी बना के रखनी। क्लियर है? इसके अलावा देखिए जैसे 1 2 3 4 5 6 7 फंड्स हो जाते हैं। मिड कैप, स्मॉल कैप एंड कॉन्ट्रा मिला के 7 फंड्स हो जाते हैं। अब इन 7 फंड्स में से भी कम करेंगे। अगर मेरा पोर्टफोलियो रहेगा तो मैं इन 7 फंड में से भी कम करूंगा। अगर मेरे लाइफ के 3 गोल हैं, ठीक है, एक बच्चे के लिए, एक अपने के लिए, एक घर के लिए, मान लो ये 3 गोल हैं, तो मैं 3 ही फंड रखूंगा। और क्योंकि ये तीनों गोल बहुत लंबे समय तक के लिए रहने वाला है इन्वेस्टेड, तो इसलिए मैं मिड कैप या स्मॉल कैप के साथ जाऊंगा। अगर मेरे 4 गोल्स होंगे तो 4 फंड रखूंगा और उसके साथ जाऊंगा। बस इस तरीके की इन्वेस्टमेंट जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप टेंशन फ्री नहीं होंगे। देखिए, गोल सेलेक्ट करके इन्वेस्टमेंट करने का फायदा ये है कि कोई गोल होगा वो आपका, अगर आपने गोल समझ लिया, कैलकुलेशन सारी कर ली, तो आपका 1,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट महीने के में भी वो गोल पूरा हो सकता है। लेकिन अब आप जबरदस्ती का उसमें 5,000 4,000 रुपए डाल रहे होंगे, तो अगर 1,000 रुपए में जो काम हो जाने वाला है, क्लियर है, उसके लिए 4-5 हजार रुपए डालने की कोई जरूरत नहीं है। वो 2-3 हजार रुपए बचेंगे, उससे आप अभी एंजॉय कर पाओगे। क्योंकि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं है। तो भविष्य के लिए भी बचाना और अभी भी एंजॉय करना जरूरी है। इसलिए गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग सबसे बढ़िया हो जाती है आपके लिए। तो कृपया करके अपने गोल्स को समझें और उसके अकॉर्डिंग देखें कि गोल आपका 5 साल का है, 10 साल का, 15 साल का है। उसके अकॉर्डिंग अपना लार्ज कैप में या फ्लेक्सी कैप में या मिड कैप में या मल्टी कैप में या स्मॉल कैप में, इन सब में इन्वेस्टमेंट करें। क्लियर है? और वही सबसे बेस्ट तरीका होगा। सेक्टोरल फंड में इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। सेक्टोरल फंड क्योंकि अब देखो, पोर्टफोलियो बड़ा करना है एएमसीज को, तो वो 50 तरीके के फंड लॉन्च करेंगे ही। आपके फायदे का कौन सा फंड है, उसमें इन्वेस्ट करो। एएमसी के फायदे का कौन सा फंड है, उसमें इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन क्लियर होगी। कोई और क्वेश्चन या क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अभी तक नहीं किया है तो।